हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्सएमपी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वार्टर टू का जीडीपी डेटा विच इज आउट वेरी रिसेंटली। मतलब अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डेटा बाहर रिलीज करने में। लेकिन मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि ये डेटा रिलीज किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डू यू रियली थिंक ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है? सो वो सब चीज समझेंगे हम इस लेक्चर पे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट, आपके कोई भी एग्जाम, आरबीआई से भी, नबार्ड, आईबीपीएस का जो बैंकिंग एग्जाम है वो सारे एग्जाम्स के लिए इजी है। सो डाउनलोड द पीडीएफ एंड लेट्स बिगिन। So before I begin, let me remind you that we are running a flash sale where we are offering 65% discount on all courses, and let me tell you my dear friends, इससे बड़ा डिस्काउंट IXMB में आज तक नहीं आया है. So grab the opportunity if you are preparing for, let's say, RBI assistant, SEBI, NABARD, whatever exam. So grab the opportunity. So this is for the first time it's for 24 hour. आज रात 12 बजे तक वैलिड है. So you can purchase on your pace. शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से कि न्यूज क्या है। ठीक है, तो न्यूज कुछ इस प्रकार है। इंडिया Q2 डेटा लाइव, राइट? Q2 डेटा ग्रोथ कम्स इन एट 6%। लेकिन ये Q2 का मतलब क्या है और ये डेटा देता कौन है? तो देखो, मैंने इनिशियली बोला था ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। यस, दिस डेटा इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये डेटा एमओएसपीआई के थ्रू आता है, एंड एमओएसपीआई के नीचे एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, या जिसको हम एनएसओ बोलते हैं। ये डेटा एनएसओ ऑफिस से रिलीज किया जाता है। अब Q2 का मतलब क्या है? Q2 का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले मंथ में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना था? 6.3% था। अब ये सी चीज को हम अच्छे से समझते हैं विद दिस टेबल। तो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइसेस पे, जो प्राइस अभी मार्केट में प्रिवेलेंट है वही प्राइस पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी है ये 3 मंथ में वो है 65.31 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये वाला टेबल, आप इस टेबल को फॉलो करो, ये जो मैं रेड कर रहा हूं ये। तो अगर हम इस 65.31 लाख करोड़ को अगर कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर 2 से, तो पिछले साल था 56.20। मतलब इन नॉमिनल टर्म्स इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ है 16.2% है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी तो इन्फ्लेटेड रहता है, क्यों? क्योंकि इसको तो एडजस्ट करना है फॉर इन्फ्लेशन। पिछले साल के मुकाबले इस साल में तो प्राइस हर चीज का बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, तो क्वार्टर 2 का जो रियल जीडीपी है वो अगर हम एडजस्ट करें तो वो स्टैंड करता है 30 ये 38.17 लाख करोड़ रुपीस एज अगेंस्ट 35.89, जो कि पिछले साल के क्वार्टर 2 में था। कौन सा वाला टेबल पे? यहाँ पे देखो आप, ये है। ठीक है, ये वाला टेबल को आप फॉलो करो, ये है क्वार्टर 2। ठीक, तो ये क्या हो गया? 6.3% का इंक्रीज। अब क्या ये 6.3% आप निकाल सकते हो? तो यस, यू कैन पुट इट इन दिस वे। आप ये फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर ये आपको समझ में नहीं आया है। राइट, मैं यहाँ पे कौन से लेटर्स को, मतलब कौन से डिजिट्स को यूज किया हूँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ। दिस इज ए होमवर्क फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, एंड आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो, 6.333 समथिंग आ रहा है बेटा। राइट, सो इस प्रकार हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब टेबल में आपको ये बहुत सारा दिख रहा होगा, 8 पॉइंट, तो आप सोच रहे होगे ये क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड से ये कैलकुलेट हुआ है, राइट? C+I+G+X-M। ठीक है, सी किसको बोलते हैं? ये पहला वाला पॉइंट को सी बोलते हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट को जी बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। थर्ड वाला जो है इसको बोल, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों मिला के हो जाएगा आई, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, X-M मीन्स एक्स हो गया एक्सपोर्ट, एम हो गया इंपोर्ट। और ये जो 8वां पॉइंट है ना, तो देखो इतने बड़े देश में कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि आपको पता है जीडीपी का जो मेथड है, टोटल 3 मेथड है। एक मेथड हो गया वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा हो गया आपका इनकम मेथड।
और तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने ये टेबल जो दिखाया आपको एक्सपेंडिचर मेथड का दिखाया। तो बाकी दोनों मेथड से कैलकुलेट करने के बाद जो डिफरेंस होता है उसको 8 नंबर पॉइंट पे लिखा जाता है, राइट। तो आपको इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछता। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में हमेशा पॉइंट नंबर 1 to 7 रहता है। तो यही डिफरेंस है एनसीईआरटी बुक में एंड रियल लाइफ में एनएसओ जो करता है, राइट। तो मैंने तो आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको अगर समझना है एक्सपेंडिचर मेथड तो ये C+I+G+X-M, आपको ये पॉइंट नंबर 1 से लेकर 8 तक याद नहीं रखना है, राइट। एनसीईआरटी में सी का मतलब है कंजम्पशन, यहाँ पे उसको बोला गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एनसीईआरटी में आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आई के मतलब को 3 तरीके में समझाया है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक्स एंड वैल्यूएबल्स, ठीक है। जी को एनसीईआरटी में गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बोला गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हो गया। पढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। वो है एक एक्टिविटी आपके लिए। तो देखो पिछले वाले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया जीडीपी को कैसे निकालते हैं, राइट। लेकिन ये निकलता है एक्चुअली जीडीपी डिफ्लेटर से। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको मैंने एक्टिविटी क्यों लिखा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके कि यहां से आपको क्या डेटा निकल के आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब आपको कंफ्यूजन ये लग रहा होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या फर्क है, राइट। तो देखो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जीडीपी डिफ्लेटर भी इन्फ्लेशन बताता है, सीपीआई भी इन्फ्लेशन बताता है, बट दोनों में बहुत फर्क है। The GDP deflator is the measure of overall change in the price of the economy. इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस जिसमें गुड्स सर्विसेज सब कुछ है ना, मतलब पूरे इकोनॉमी को अगर दर्शाना है कि पूरे इकोनॉमी में प्राइस चेंज, तो जीडीपी डिफ्लेटर वुड बी दैट यूनिट, ठीक है, या दैट नंबर। लेकिन अगर सीपीआई को समझना है, सीपीआई इज द मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। The GDP deflator covers also the price related to the government consumption, investment, export, imports of the goods. जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा C+I+G X-M, तो इसमें सब इंक्लूडेड है। लेकिन सीपीआई में सब इंक्लूडेड नहीं है, सीपीआई में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस एट दी कंज्यूमर लेवल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये है फर्क जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वो है सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या है। तो देखो सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी अब क्योंकि Q1 में 13.5% से ग्रो किया है, इस वाले क्वार्टर पे कम ग्रो किया है, तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन तो हमको दिख रहा है। तो वही स्लो डाउन आपको इस सेक्टोरल परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस में कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये दिखाने के लिए मैंने रखा कि ये जो स्लो डाउन है ये आपको सेक्टर वाइज भी दिख रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर को स्टैंडर्ड एंड पुअर, इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी टारगेट है पूरे साल भर का वो उन्होंने कम कर दिया, 7.3 से 7 कर दिया। तो ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर अकेले नहीं किया, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने किया, ओईडीसी ने किया, आईएमएफ ने किया, फिच, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया। क्यों किया, क्योंकि देखो जो Q1 का जीडीपी टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड आरबीआई का, वो 15 प्लस का था, मतलब 15% से ज्यादा ग्रो करने का था। लेकिन Q1 में एक्चुअल टर्म्स में कितना ग्रो किया, सिर्फ 13.5% से ग्रो किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 में ही टारगेट को मिस किया है हमने एज ए नेशन, और Q2 का डेटा अभी आपके सामने है। सो इन दैट सेंस जो हमारा इकोनॉमी है वो उस तेजी से नहीं बढ़ेगा जिस तेजी से फोरकास्टेड था। तो इसीलिए सबने अपने अपने जो प्रीवियस फोरकास्ट था उसको चेंज किया है। पूरे साल भर के लिए आरबीआई ने 7.2 बोला था, उन्होंने फिर 7 बोला। तो देखो सब ये 7 के आसपास ही, सिर्फ वर्ल्ड बैंक 6.5 में है, ओईडीसी 6.6 में है, आईएमएफ 6.8 में है, फिच 7 में है, एडीबी 7 में है, आरबीआई 7 में है, इंडिया रेटिंग 6.9 में है। तो ये आपको याद करना है, राइट। इट्स बेटर कि आपको ये जो इन्फोग्राफिक है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बढ़ते हैं आगे। इस रिसेशन कमिंग, जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे, क्या रिसेशन है, एब्सोल्युटली नहीं, रिसेशन नहीं आने वाला है। अब तक का डेटा से तो लग रहा है रिसेशन नहीं आने वाला है। इट्स द शॉर्ट टर्म चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन, और कुछ नहीं है, क्योंकि
रेपो रेट 5.9% पे है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा है, बिजनेसेस हाउस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हाई। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। तो ये वही स्लो डाउन है, बट दिस डजंट इम्प्लाई कि रिसेशन आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये इसकी भविष्यवाणी एकदम एग्जैक्टली की थी। उन्होंने अपने सितंबर में जब रेपो रेट को हाइक किया था तो आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि इंडिया जीडीपी इन दी क्वार्टर टू विल ग्रो एट 6.3%, उतने से ही ग्रो किया। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली आरबीआई इज मैनेजिंग द इकोनॉमी। उनको एग्जैक्ट डेटा पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और उनको क्या करना है। So there is no worry regarding recession. With this, we are done. Let's meet, in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. And always remember, right? Yeah, IXMB helps you prepare 50% faster.